आज हम लोग जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रक अम्ल पढ़ने और सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें जानेंगे कि केंद्रक अम्ल क्या है, केंद्रक अम्ल की रचना किस प्रकार है और केंद्रक अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीवों के शरीर के केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाने वाला न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, जो कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण तथा समन्वय करने के साथ साथ आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, माता पिता के गुणों को उसके संतान तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। उसी को हम लोग केंद्रक अम्ल कहते हैं। अब केंद्रक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। यह जो केंद्रक अम्ल है, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और न्यूक्लियोटाइड जो बना है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के मिलने से बना है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के मिलने से यह हमारा केंद्रक अम्ल बना है। अब आप ध्यान देंगे कि यह जो फास्फोरिक एसिड है, यहाँ पर इसके साथ क्या है, फास्फोरस, और इसके तीन तरफ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इधर OH और इधर O। यह जो फास्फोरिक एसिड है, यह इस तरह से जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक एसिड। अब हम ध्यान देंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड है, पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन वाला शर्करा और 5 कार्बन वाले शर्करा में एक राइबोज शुगर और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर। यह राइबोज शुगर RNA में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन युक्त क्षार है पिरिमिडीन, पायरिमिडीन, प्यूरिन और पायरिमिडीन।
नाइट्रोजन युक्त क्षार प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड है। इसमें रिंग की संख्या 2 है और जो पायरिमिडिन है इसमें रिंग की संख्या कितना है? पायरिमिडिन में रिंग की संख्या 2 से अधिक। तो इस तरह से आप और हम बात करेंगे यह जो प्यूरिन है इसके प्यूरिन में यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन। इसमें एडेनिन के प्यूरिन और इस तरह से यह जो पायरिमिडिन है सिंगल रिंग कंपाउंड है और यहाँ पर नाइट्रोजन की बात। प्यूरिन 2 प्रकार का है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को ए से सूचित करते हैं, गुआनिन को हम जी से सूचित करते हैं, साइटोसिन को हम सी से सूचित करते हैं, थाइमिन को टी से सूचित करते हैं और यूरासिल को यू से सूचित किया जाता है। यहाँ 5 कार्बन वाला शर्करा राइबोज है और यहाँ भी 5 कार्बन वाला शर्करा डीऑक्सीराइबोज। जैसा कि बताया गया कि राइबोज पाया जाएगा आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा यह डीएनए में पाया जाएगा। उसके बाद आप यह भी जानते हैं कि न्यूक्लियोलिक एसिड केंद्रक अम्ल 2 प्रकार का, एक को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए और दूसरे प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो केंद्रक अम्ल है न्यूक्लियोलिक एसिड है 2 प्रकार का, एक को डीएनए कहते हैं और दूसरे को आरएनए कहा जाता है। अब देखिए कि एडेनिन 2 बंधन के साथ हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन 2 बंधन के साथ एडेनिन से जुड़ता है, साइटोसिन 3 बंधन के साथ गुआनिन से, गुआनिन 3 बंधन के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक इसी तरह से आरएनए में एडेनिन 2 बंधन के साथ यूरासिल के साथ, यूरासिल 2 बंधन के साथ एडेनिन के साथ, साइटोसिन 3 बंधन के द्वारा गुआनिन से और गुआनिन 3 बंधन के द्वारा साइटोसिन से। आप जानते हैं कि डीएनए डबल रिंग कंपाउंड है, 2 धागे वाली रचना है, जबकि आरएनए केवल 1 धागे वाली रचना है, केवल और केवल 1 धागे वाली रचना है। फिर आप जानते हैं कि आरएनए में जो शुगर है या शर्करा है, वह शुगर या शर्करा कौन सा शुगर है?
आरएनए में राइबोज शुगर है और डीएनए में ये शर्करा या शुगर जो है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक गुणों का वाहक है। माता पिता के गुणों को उसके संतान तक पहुंचाने का काम यही डीएनए करता है। और आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के बनाने में सहायता करता है। वैज्ञानिक चारगाफ ने एक लॉ दिया जिसमें कहा कि प्यूरेन और पायरिमिडीन का अनुपात हमेशा समान होगा, अर्थात जितना एडेनिन है उतना थाइमिन होगा, जितना साइटोसिन है उतना गुआनिन होगा। एडेनिन और थाइमिन का अनुपात 1:1 होगा। गुआनिन और साइटोसिन का अनुपात भी 1:1 होगा। लेकिन एडेनिन और गुआनिन के अनुपात में न तो समानता पाई जाएगी और न ही साइटोसिन और थाइमिन के अनुपात में समानता पाई जाएगी। इस दोनों के अनुपात और संख्या में भी भिन्नता पाई जाएगी। इस चारगाफ नियम की सहायता से किसी भी क्षार की प्रतिशतता या इसकी उपस्थिति की गणना हम लोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के काम का। तो यह जो केंद्रक अम्ल है यह जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक गुणों का वाहक है। माता पिता के गुणों को उसके संतानों तक पहुंचाने का काम करता है। और यही केंद्रक अम्ल आरएनए के रूप में प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। और यही डीएनए नई जाति के निर्माण में भी सहायक है और नए लक्षणों के वृद्धि और विकास में भी सहायक है।